अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। ये चले, बाकी सबने असाइनमेंट की थी? सबने की है असाइनमेंट? इस दफ़ा तो इजी थी। जी। ओके, सो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ अभी। जी, तो ये चैट को लिंक शेयर कर रही हूँ, ये अपनी अपडेट करते हैं यहाँ पे। हाँ, सारे चुप क्यों हैं? अच्छा, एक बंदा आया सिर्फ। चले, आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके ओके। जी, आपने की थी असाइनमेंट बाकी दो ने? अगर नहीं की तो भी बता दें ताकि हम आगे मूव करें। जी मैम, मैंने 2 क्वेश्चन किए थे लेकिन मुझे कोई काम था तो इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर सका। आज इंशाल्लाह करूँगा। मैम मेरी भी चले, नहीं कंप्लीट हुई है। इस दफ़ा तो लंबी भी नहीं थी। मतलब इसीलिए तो हुई नहीं। टेंशन नहीं थी ना, हमने कहा तो हो जाएगी। तो हाँ ओके। टाइम भी नहीं मिला ना थोड़ा। तो किसी ने हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट किया है इसलिए? हाँ, में यस से मैम। किया किसी ने? यस मैम। हम्म। ठीक है, चले, कल तक करना, बिकॉज ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही दी जा रही होती है। तो इट्स बेटर कि आप लोग इसे टाइम पे करें। 1 सेकेंड में जरा इसे। मैम इंशाल्लाह ताला सुबह करवा देंगे। ऑलराइट, चले फिर आज स्टार्ट करते हैं पांडास के थ्रू प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। अब प्री प्रोसेसिंग किस चीज़ की, मतलब डाटा में आपको जब भी कोई मिलेगा तो बिफोर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स डाटा विजुअलाइजेशन, या फिर कोई भी आपने लेटर और मशीन लर्निंग लगाने से पहले आपके जो रिजल्ट्स की एक्यूरेसी है इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपने उसे प्री प्रोसेस कैसे किया है। जो रिक्वायर्ड कॉलम्स नहीं है, लाइक वो जो बिल्कुल लाइक उनमें मिसिंग डाटा है ज़्यादा, या उसमें डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, या आउटलायर्स हैं। ठीक है। तो वो आपने कैसे डील किया, या फिर इनकंसिस्टेंट डाटा, मतलब कि वैल्यू तो एक ही है एप्पल। अब हमें पता है कि ये एप्पल जो है जिस तरह से भी लिखा गया है, इनका मतलब एक ही है, ये एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। मगर पाइथन ने तो इनको अलग अलग कंसिडर करना है बिकॉज वो केस सेंसिटिव है। तो उसने ये स्मॉल ए से शुरू हो रहे हैं, कैपिटल ए से कैप्स लॉक में है, उसने इन तीनों को एक डिफरेंट वैल्यू कंसिडर करना है। तो ये तीनों को डिफरेंट वैल्यू कंसिडर करते हुए लेटर ऑन वो हमें रिजल्ट्स भी रहता रहता देगा। तो इसलिए जितना इनकंसिस्टेंट डाटा है उसको देख के सही करना है, या जो इनवैलिड डाटा है, ठीक है, जो इनकन डाटा टाइप वगैरह हम देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को प्री प्रोसेसिंग में देखा जाता है कि कोई टाइप इशू तो नहीं है, कोई आउटलायर डुप्लीकेटेड या मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम प्री प्रोसेसिंग में देख के लेटर ऑन हमारी एक्यूरेसी और बहुत सारे जो रिजल्ट पे इम्पैक्ट इसकी वजह से पड़ता है वो हम सही कर लेते हैं। ओके, चलें अब आगे मूव करते हैं मिसिंग डाटा का। अ, जो टाइप ऑब्जेक्ट है मिसिंग डाटा में, हम मिसिंग डाटा जहाँ पे भी होगा, ठीक है, वो यहाँ तो एरर दे देता है टाइप ऑब्जेक्ट का, या फिर हम उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
अब पाइथन में दो तरह से आपको मिलेगा, ठीक है, मिसिंग डाटा के बारे में, या तो नन लिखा होता है या नैन लिखा होता है। सही। तो अब यहाँ पे नन लिखा हुआ है, और उसने एक वैल्यूज वन के नाम से, यानी वैल्यूज वन के नाम से एक नंपाई की एरे बनाई है, जिसमें इंटीजर वैल्यूज हैं, और इसके अलावा एक उसने नन वैल्यू डाली, यानी इसमें कोई नंबर नहीं है, ठीक है ये। इसने नन टाइप एक डाल दिया। अब इस वैल्यू का जब मैं सम करना चाहूंगी ना, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये सारी, इन जितनी वैल्यूज हैं इनका मुझे सम मिल जाए, तो मुझे एरर देगा, बिकॉज बाकी सारी तो इंटीजर में है, लेकिन एक ये नन टाइप है, ठीक है। तो वो इस चीज़ का एरर दे देगा कि इंटीजर टू नन टाइप को आप ऑपरेंड कोई भी लगा के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सही। तो ये एक टाइप एरर है, जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स के कुछ मतलब ऐसी वैल्यूज होती हैं, लाइक जिनको आप आपस में मैथमेटिकली ऑपरेट नहीं करवा सकते, सो यू हैव टू चेंज इट लेटर ऑन, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना। ठीक। इसी तरह से जो एन एन वैल्यू है, यानी मिसिंग, एन एन स्टैंड्स फॉर नोट अ नंबर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ के ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं सम करूं, ठीक है, तो अगर मैं वैल्यूज़ में सम कर रही हूँ ना, फर्स्ट करें वैल्यू टू क्या थी मेरे पास, ये थी ना वैल्यू टू के वन इंटीजर, एक मैंने नंपाई की एरे नैन वैल्यूज़ की पास करवाई इस केस में, और एक बाकी भी इंटीजर्स हैं, ठीक। तो इसमें वैल्यू टू में, जिसमें एक मैंने नैन अरे भी पास करवाई हुई है, तो जब मैं इसकी, हमने देखा था कि डाटा टाइप में वो एन एन वैल्यूज को, नॉट ए नंबर वैल्यू को भी फ्लोर 64 में ले रहा होता है, और उसने इन सब को, क्योंकि नंपाई एरे है ये, गॉट इट। तो उसने एक जो बेस्ट फिट जो उसका इंटीजर जो डाटा टाइप हो सकती थी, वो उसने चूज की फ्लोर 64 ओवरऑल वैल्यूज टू की, ठीक है। वैल्यूज टू की उसने इंटीजर, और इसमें नैन वैल्यूज थी, तो उसने प्रेफरेबली इसको सबको एक ही डाटा टाइप में बना दिया, होमोजीनियस कर दिया डाटा टाइप फॉर 64, और हमने ये बड़े अच्छे तरीके से देखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस वाली वैल्यूज टू के जो मैंने एरे बनाई है, अगर अब मैं इसके ऊपर कोई सम फंक्शन अप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने इसे वन प्लस वैल्यूज टू की है, तो उसने सारी वैल्यूज में ऐड करवा दिया, ठीक है, वन, ठीक। और एन एन वैल्यू वैसी ही रही, ठीक। और इसी तरह से अगर मैं मिनिमम या मैक्सिमम निकलवाऊंगी, तो वो इसको भी शो कर देगा, ठीक। और अगर मैं मतलब यहाँ पे लेटर ऑन अगर मैंने मल्टीप्लाई करवाया जीरो से, हाँ ये सेकेंड, ओके, सो अब मैंने जीरो से मल्टीप्लाई करवाया, तो मुझे नैन वैल्यू ही मिल जाएगी एज इट इज। अब यहाँ पे अगर मैं सम करवाती हूँ, मतलब मेरे पास वैल्यूज में क्या क्या वैल्यूज थी, जो मैंने वैल्यूज टू के वेरिएबल में स्टोर करवाई हुई थी, मेरे पास एन एन वैल्यू थी, और मेरे पास इंटीजर वैल्यूज थी, राइट। इंटीजर सिर्फ एक एन एन एरे थी, और बाकी इंटीजर वैल्यूज थी मेरे पास। अब जब मैंने उन सबका सम किया ना, ठीक है, तो उसने मुझे एन एन वैल्यू दी है, एंड दैट हैपन्स बाय डिफॉल्ट के मैं पाइथन में जब भी अ, मतलब सारी वैल्यूज को आपस में ऐड करवाऊंगी, और उसमें कोई एन एन वैल्यू है, तो वो सबको एन एन कर देगा। सही। और अगर हाँ अलबत्ता मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखूंगी, तो उसमें भी उसने मुझे एन एन नोट और नंबर वैल्यू फिर उसके बाद दी, बिकॉज उसने यहाँ पे सम कर दिया हुआ है। इसको अगर मैं तीसरे वेरिएबल में मतलब स्टोर करवाऊँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर सारी चीज हमारी स्ट्रिंग में होगी तो? हाँ, तो फिर वो स्ट्रिंग ही देगा ना। बात ये है कि हम बता रहे हैं एन एन वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि मिसिंग वैल्यू के हिसाब से, कि जब मिसिंग वैल्यू आती है हमारे डाटा में, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है। यस। ओके, मैं ज़रा इसे दोबारा एक मिनट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ एक चीज़ और। अब मैं जो वैल्यू स्टोर सम है, इनको अगर मैं अलग वेरिएबल में करूँ, बिकॉज वो मुझे लगता है कि वैल्यूज टू की जो है ना चीज़, उसको अपडेट कर रहा है। नहीं, इसको मैडम,
और उसको मैं वैल्यू नल में स्टोर करवाऊँ। तो अब ये नया नया और ओके, चलो इसको मैं देखती हूँ। हाँ, तो उसने वैल्यूज जो टू हैं उनको इसने मतलब अगर मैंने उसमें मिनिमम भी पूछा तो उसने नोटा नंबर दे दिया, और मैक्सिमम भी पूछा तो उसने उसमें भी नोटा नंबर दे दिया। ठीक है, यानी मिसिंग वैल्यूज जब होंगी तो वो इसमें इस तरह से इन्फ्लुएंस करी है। हालांकि मेरे पास जो वैल्यू टू है, ठीक है, उसमें अपेरेंटली देखने में अगर एन एन वैल्यू ना होती तो इंटीजर वैल्यूज में वन सबसे मिनिमम बनता है और फोर मैक्सिमम बनता है। लेकिन उन सब में जो डोमिनेट कर रही है वो एन एन वैल्यू ही डोमिनेट कर रही है। तो उसने एन एन ही मुझे शो करवा दिया मिनिमम और मैक्सिमम में भी। ठीक, अब मैंने जो यहाँ पे उसने कहा है कि जो नन वैल्यूज का सम है मैम थोड़ा वैल्यूज टू में। ऊपर जाइएगा थोड़ा, जो भी करवा रही थी आप। वन सेकेंड। हाँ, उसमें कोई चीज़ न्यू नहीं है। नहीं, न्यू तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे तो हमने इंटीजर वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, तो फिर वो क्यों दे रहा है इधर से? मतलब इसको प्रिंट नहीं करवाएगा वो? सॉरी, मैं थोड़ा दूर थी, मुझे समझ नहीं है इसकी। नहीं, प्रिंट तो करवाएगा। अगर मैं वैल्यूज टू लिख रही हूँ तो मुझे वैल्यूज तो वही देगा सारी। ये सर ठीक ठीक है, है। उसमें वन है। और क्योंकि नंपाई एरे है तो ये मैंने बताया था, जैसे कि हमने इतनी डिटेल में नंपाई को पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब डिफरेंट वैल्यूज टाइप हम दे रहे होते हैं तो नंपाई एरे ने होमोजीनियस डाटा टाइप ही लेनी है। तो उसने सबको फ्लोट में कन्वर्ट किया है। एन एन को भी वो प्रेफरेबली फ्लोट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता सबको। ठीक है, इंटीजर, और उसने सबको फ्लोट डाटा टाइप में कन्वर्ट किया यहाँ पे। अब उसके बाद मैं जैसे ये बता रही थी कि इस मिसिंग वैल्यू की वजह से अगर आप सम ले रहे हैं तो वो भी ओवरऑल एन एन में कन्वर्ट हो रहा है, और मैं उसमें मिनिमम या मैक्सिमम भी इसका पूछ देखना चाह रही हूँ। तो टेक्निकली वन या फोर बनता है मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे उसने वो भी एन एन वैल्यू ही मुझे दे दी है उस नंपाई एरे में। राइट, लेकिन अब मैं उन जो नैन सम है अगर उसमें मैं वैल्यूज टू डालती हूँ, ठीक है, यानी वो वैल्यूज टू का जो मेरे कॉलम था उसमें मैंने उसमें सब सम लेना है मतलब अब मैं उसको, क्योंकि वो सब उसको एन एन वैल्यू से ट्रीट कर रहा है। ठीक है, पाइथन बाय डिफॉल्ट उन सब में जितनी वैल्यूज थी उनको एन एन ट्रीट कर रहा है। तो मैं अगर उसका सम का फंक्शन लगा दूं कि जितनी एन एन वैल्यूज है उनका सम लो, ये वाला इस वैल्यूज टू के वेरिएबल के अंदर। अब उसने उन सब वैल्यूज को ऐड किया। राइट, मेरे पास क्या वैल्यूज थी? वन थ्री फोर। यस, अब उसने ऐड करके उसमें मुझे बताया कि एट वैल्यूज आ रही हैं। यानी कि वो सबको ही फिर बाय डिफॉल्ट एक ही जैसा ट्रीट कर रहा है, वो सबको ही एन एन समझ के चल रहा है। तो मैंने उसका नैन सम जब वैल्यूज टू किया तब उसने मुझे एट दे दिया, और अगर मैंने नैन मिनिमम अब उस पर नल वैल्यू का ही फंक्शन, मतलब जो मिनिमम वैल्यू का फंक्शन है नैन मिनिमम, वो लगाया है और फिर ये पास करवाया, तो फिर उसने मुझे बताया कि मिनिमम कौन सी वैल्यू यहाँ पे बन रही है, वन, और मैक्सिमम कौन सी बन रही है, फोर। सो इस तरह से। ओके, सब अब इसमें एन एन में और नन टाइप में डिफरेंस क्या है? मतलब हमने दोनों ही चीज़ें देखी हैं कि एन एन वैल्यू को और नन टाइप को। मैम नन में जो वैल्यू नहीं होगी और एन ए एन का नंबर, मतलब से ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, तो उसमें नंबर का वो कंसिडर कर रहा है कि नॉट अ नंबर, और नन में वो वैल्यू नहीं होगी। ऐसे ही है। ओके, एनीवन एल्स? ऐसे तो सामने लिखा भी हुआ है। ओके, इसको रीड हम्म, करें। हाँ, ठीक है, यस। ये नजर आ रहा है ना? इसको रीड करना, एन रीड एन आउट। और नन सिमिलरिटी को।
ओके, सो सर हमजा आप बताएंगे क्या समझ आई है? जी मैं वो यही कह रहा कि हमारे पास नैन और नॉन दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों ये इनके मिसिंग वैल्यू को शो करती हैं। जब हम इन्हें पांडा सीरीज में लेते हैं तो वो उससे ऑटोमेटिकली नन को भी नन में ये चेंज कर देते हैं। हाँ जी, नन वाली इसको भी नैन में कन्वर्ट कर देता है। और हाँ, एक और डिफरेंस आई थिंक वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो वो यही है कि जो अक्सर जो नैन वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिकल डाटा में मतलब दोनों शो तो यही कर रही हैं कि मिसिंग या अनडिफाइंड वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल डाटा लें तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे मिसिंग वैल्यू को एन से शो किया जाता है, और अगर नॉन न्यूमेरिकल डाटा है तो वहाँ पे हमें वही मिसिंग वैल्यूज़ को नन में शो किया जा रहा होगा। ठीक है, यानी नॉन न्यूमेरिकल डाटा में अगर कोई मतलब मिसिंग वैल्यू है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा यानी अगर नन लिखा हुआ ना यहाँ पे, इस मीन कि वो कोई नॉन न्यूमेरिकल डाटा था। ठीक है, उस कॉलम के अंदर पर्टिकुलर या जो भी, तो इसलिए वो नन वैल्यू आई है। और एन एन स्पेसिफिकली उसको रिप्रेजेंट कर रही है जो कि न्यूमेरिकल डाटा है, तो वहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। ठीक, जस्ट एक ये डिफरेंस है, अदर देन दैट बोथ आर फॉर द सेम थिंग, रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग के वहाँ पे मिसिंग या अनडिफाइंड वैल्यू है। ओके, अब जैसे मैं पांडास में यहाँ पे एक सीरीज उसने बनाई है इंटीजर नन और नैन वैल्यूज की, लेकिन जैसे ही उसको इन इन सारी इसने वैल्यूज को जब सीरीज के लिए पास करवाया तो पांडास ने बाय डिफॉल्ट नन को नैन में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए थर्ड इंडेक्स पे लास्ट वाली जो वैल्यू है वो भी नैन आ रही है प्रिंट होने के बाद। ठीक, तो ये बाय डिफॉल्ट ही एन एन में कन्वर्ट हो जाएगी, नन टाइप भी। इसी तरह से एक और चीज़ उसने ये की है, जस्ट ही इज प्लेइंग अराउंड के बताने के लिए कि वो नन को भी नैन में कन्वर्ट करेगा। उसने एक न्यू सीरीज बनाई रेंज के नाम से। अब इसमें उसने इंटीजर वैल्यूज ही दी है, ना नैन वैल्यू है ना नन वैल्यू है। ठीक, अब वो सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस करवा रहा है एक इंडेक्स पे कि नन नन आ जाए, लेकिन क्योंकि वो पांडा सीरीज में करवा ठीक है करवा रहा था सीरीज में, तो जब उसने एक को भी रिप्लेस करवा रहा है ना यहाँ पे वैल्यू को बाद में भी, तो लेकिन वो प्रिंट होने के बाद यहाँ पे एन एन ही बनी है क्योंकि वो एक सीरीज थी पांडा की। ठीक है ना? मैं एक एक बात पूछनी है। लेट्स सपोज जब हमारे पास डाटा होता है, ठीक है, ज्यादा बहुत बड़ा डाटा है सपोज, तो हम स्टार्ट में ही ये उसको मतलब ये कमांड देंगे ना कि जो नन या नैन वैल्यूज हैं वो हमें शो करवा दे। वो उसमें कैसे बिल्कुल, लगता है? जब आपके पास डाटा आना है ना तो सबसे पहला काम ही यही है कि आपने उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज ईडीए, लाइक आपने देखना है कि उसमें कितनी रोज कॉलम्स हैं, अच्छा कौन कौन से कॉलम्स हैं, फिर आप मेटा डाटा पढ़ते हैं उसका। मेटा डाटा इज अ डाटा अबाउट डाटा, जिसमें सारी कॉलम्स और जो वैल्यूज के हिसाब से जो भी उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है ना उसको समझने के लिए कि डाटा है क्या, किस तरह का, किस हिसाब का है, वो सब आपने अच्छे तरीके से पढ़नी होती है। फिर लेटर ऑन डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप प्री प्रोसेसिंग में मिसिंग वैल्यूज, कोई टाइप इशू है या फिर जो इनकंसिस्टेंट डाटा है वो सब आप देखते हो, तो उसमें सारा ये मतलब ये तो जस्ट अभी कॉन्सेप्ट दे रहा है ना कि मिसिंग वैल्यू कैसे मतलब यहाँ पे पाइथन या पांडास ट्रीट कर रहे हैं उन्हें। ठीक है, हमने जब फर्स्ट ऑफ ऑल आना तो हमने इजनल नोट नन के फंक्शन से देख लेना है, इजनल डॉट सम के फंक्शन से कि कितनी नल वैल्यूज हैं। इसके अलावा हम विजुलाइज भी करवा सकते हैं डायरेक्टली कि नल वैल्यूज किस हिसाब से हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली मकसद यही है कहने का कि अब जैसे नन या नैन टाइप्स हमारे पास हैं तो वो हमें अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ की कि किस तरह से वो हमारी वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, कि मतलब अगर हमें नहीं पता और वो हम वैसे ही उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो ओवरऑल क्या इन्फ्लुएंस कर रही होंगी बाकी वैल्यूज़ के साथ भी, क्योंकि जो पांडा था उसने सबको एक तरह से डील करना, अगर नन वैल्यूज़ हैं तो उसने सबको नैन बना देना, और अगर हम नैन वाली वैल्यूज़ को ओवरऑल सम लेंगे तो हमें नैन वैल्यू मिल रही होगी, और अगर हमें पता ही नहीं है कि कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं जिसने सबको बाकियों को भी नैन करवा दी और हम ये समझ के बैठे हों कि पूरा वैल्यू ही जो कॉलम है या सीरीज है वही नोटा नंबर है, मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सप्लोर इट। तो बेसिकली यहाँ तक अभी तक हमने जो देखा है ना वो सिर्फ अभी यही देखा है कि एक मिसिंग वैल्यू को अगर हम डायरेक्टली कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारे डाटा को। इसी तरह से अब ऑपरेशंस देख लेते हैं जो हमें पहले से कुछ आते भी हैं।
इज नल, नॉट नल, या फिर ड्रॉप ना, फिल ना। ठीक है। अ, इस चीज इनको, अब जैसे यहाँ पे मैंने डाटा जो डाटा जो मैंने रीड करवाया हुआ ना, डाटा फ्रेम जो है इसमें, ये असल में टाइटैनिक का CSV फाइल मैंने रीड करवाई हुई है बिल्कुल स्टार्टिंग पे। तो टाइटैनिक के अंदर एज का एक कॉलम है, सही। और इस एज के कॉलम में मैं अगर मतलब एक स्पेसिफिक कॉलम की अगर मैंने नल वैल्यूज देखनी है, ठीक, तो मैं इस नल के फंक्शन से, इस नल का फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, इट विल एक्चुअली एक्ट एज अ बुलियन मास्क। और उस कॉलम के अंदर जो जो वैल्यूज हैं इंडेक्स वाइज, ठीक है, उन सब के लिए वो ट्रू फॉल्स देगा कि अगर अगर वो नल वैल्यू है तो ट्रू, और अगर वो नल वैल्यू नहीं है, वहाँ पे कोई एक वाकई में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसको फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, ये हमने वो देखा हुआ है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग पे हम इस तरह से मतलब एक आइडिया ले लेते हैं। और अगर नॉट नल वैल्यूज, यानी कि जो वैल्यूज हमारे पास असल में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, तो नॉट नल में ट्रू ट्रू याद है, यानी ये सारी वैल्यूज हैं, और जो उनसी फॉल्स है इसका मतलब है ये नल वैल्यू है, NaN वैल्यू है इसमें। ओके, अब इसमें ओके, अब इसमें एक और चीज़ है। इसमें इसने ये बताया हुआ है कि इसने, या अच्छा, इस वाले फॉर्मूले में से रीड करके आपको क्या समझ आती है, ये वाला अगर मैंने कोड लिखा हुआ है, इससे आपको क्या समझ आती है? मैम इसमें देखे कि जो क्या है, नॉट नल है, वो रिटर्न करवा दो, जैसे एज है। मैं जो नॉट नल वैल्यू था उनको प्रिंट करवा रहा ठीक। सो यस, उसने पहला वाला एक डाटा डॉट एज लिया है, मतलब वो ये कह रहा है कि डाटा में से, डाटा फ्रेम में से वो वाला कॉलम जो कि एज का। फिर उसने दोबारा से डाटा डॉट एज डॉट नल लिखा है, यानी कि उस कॉलम के अंदर से वो वाली रोज प्रिंट करवानी है डाटा डॉट एज में से, जो कि अ, मतलब यूनिक वैल्यूज उनमें हैं, वो नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसने रो वाइज वही वाली रोज प्रिंट करवाई हैं, जिनमें कोई ना कोई वैल्यू थी जो नन वैल्यूज नहीं है। सो इस तरह से फिल्टर आउट करके भी काम हम यूज़ कर सकते हैं। और ये फिल्टर यूजली लग सकता है जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे हो, या तो हम एक से एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा के इलेक्ट्रॉन इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक, जब हमें पता हो कि जो बाकी की वैल्यूज़ है, मिसिंग वैल्यूज़, उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा हमारे ओवरऑल डाटा पे, ठीक है, तो हम मतलब कि उसे वैसे ही मतलब निकाल देते हैं, और हमें ये वाली सिग्निफिकेंट जो वैल्यूज़ हैं उनको विजुलाइज या आगे इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया। अब इनकंसिस्टेंट नल वैल्यूज़ को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे NaN है, या मतलब नन वैल्यू इस तरह से आई हुई है, या स्ट्रिंग डाटा है इस तरह से। अब यहाँ पे नल वैल्यूज ये भी है, जहाँ पे नोट अवेलेबल लिखा हुआ है, या इस तरह से नोट अवेलेबल लिखा हुआ है, नोट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी डाटा नहीं था। ठीक है, लेकिन उन्होंने फॉर्मेट, मतलब डाटा जब कलेक्ट हो रहा था तो फॉर्मेट हर किसी ने अपना अपने हिसाब से लिखा। जैसे हमने पहले देखा था कि इनको सिस्टम में एप्पल ही लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे कैप्स लॉक में लिखा हुआ है, कहीं पे स्मॉल लेटर्स में है, कहीं पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो वो उन सब वैल्यूज को, बेशक वो एप्पल है, हमें पता है वो सेम चीज़ की रेफर कर रहा है, लेकिन उस पाइथन ने उन तीनों को क्योंकि डिफरेंट वे में लिखा, तो तीन अलग वैल्यूज कंसिडर करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो NA लिखा हुआ है, या इस तरह से लिखा हुआ है NA, या मतलब ये बात तो ये है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, लेकिन मतलब स्ट्रिंग वैल्यूज के फॉर्म में इस तरह से डाटा आ रहा है, तो इनकंसिस्टेंट डाटा, तो इसको भी हमें फिर मैनुअली देखना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पे उसने पहले रीड करवाया, ठीक है, क्लीन मी डॉट CSV, और इंडेक्स कॉलम अगेन हम लोगों ने ज़ीरो यानी कंसिडर कर दिया। ठीक है, यानी पहली वाली को जो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब उसने वैल्यूज में नॉट एप्लीकेबल अभी यहाँ पे शो हो रहा है, और जब हमने इजनल डॉट सम किया तो उसने सिर्फ उनको NaN कंसिडर करना है जो कि इस तरह से मतलब वैल्यूज आ रही होंगी NaN लिखा हुआ, लेकिन जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या NA लिखा आ रहा है उसको वो काउंट नहीं करेगा। जैसे ए में, या फिर ए में तो चले ये नैन थी, सी वाले को अगर देखें तो सी वाले को भी वो ये कह रहा है कि 1 है, जबकि यहाँ पे नोट अप्लीकेबल भी है क्या। यहाँ ई वाले में भी दो बनती हैं कि यहाँ पे नोट अवेलेबल है, लेकिन ये वो ई में एक ही कंसिडर कर रहा है, बिकॉज नोट अवेलेबल ये जो इस तरह से लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है,
ओके, अब उसने ये किया कि जितनी भी वैल्यूज जो उसने इंडेक्स के कॉलम से वही पास करवा के एन ए वैल्यूज इज इक्वल टू एन ए, और नॉट अप्लीकेबल जिस तरह से भी ये नॉन कंसिस्टेंट फॉर्म्स आ रही थी उनके सब भी नोटा नंबर को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैम यस, सॉरी फॉर इंटरप्शन, पीछे आपने कहा कि वो इनको स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर कर रहा है। तो यस, स्ट्रिंग तो हम जब भी लेते हैं वो तो कोटेशंस में नहीं आता। कोई भी हम तो ये स्ट्रिंग जब देखें। लेते हैं, यहाँ पे नीचे दे जो अभी ABCD यहाँ पे दिया हुआ है ना। हाँ ये, अच्छा ये ठीक वाला है ठीक। टेबल, यस, टेबल में तो उसने वैसे ही रिप्रेजेंट करवानी है ना जैसे वैल्यूज हैं, ठीक है, रीड हम्म। करते हुए, ठीक है, वो तो उसने टेबलर फॉर्म में यहाँ पे आउटपुट ऐसे टेबलर फॉर्म में आ रहा है ना, लेकिन उससे पता है कि हमने हमने उसे दी किस तरह हुई है, उसको स्ट्रिंग फॉर्म में बता रही है ना, वरना वो वैल्यू क्योंकि इंटीजर भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे, ठीक। और वो थैंक। अब चलो, ओके, सो अब इस केस में अब मैंने ये रिप्रेजेंट करवाया यहाँ पे कि मैंने फिक्स कर दिया कि एन ए एन के अलावा भी, मतलब एन ए वैल्यूज और कौन सी हैं, ये मैं इस फंक्शन से जितनी भी मेरी इनकंसिस्टेंट वैल्यू है वो सारी नल है असल में, मुझे पता चल रहा है एक दफ़ा देखने से। तो मैं उन सब को इसमें मैंने डाटा फ्रेम देखा, गो थ्रू किया, और उसके बाद मैंने इन सब वैल्यूज़ को भी जो है ना एन ए वैल्यूज पास के पैरामीटर से जब पास करवाया, तो अब वो जहाँ जहाँ पे एन ए था या फिर जहाँ जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल था उसने उन सबको भी एन ए एन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं अगर सम करूँगी तो अब वो मुझे सही सम बता रहा है, क्योंकि अब वो इन स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ को भी सबको एन ए एन में कन्वर्ट कर दिया उसने। तो ये एन ए वैल्यूज़ के फंक्शन से मैंने इनकन्सिस्टेंट जो नैन वैल्यूज़ थी उनको ट्रीट करवा लिया। अब मैम हम एक, इसको फिर, ये खुद से हम पहले एक दफा डाटा अपना सारा चेक करेंगे कि उनमें NA वैल्यू है, नॉट एप्लीकेबल है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं जो हमें हाँ नहीं एक, मालूम है। तो हाँ पहले हम ये, खुद से मैनुअली चेक करेंगे, उसके बाद हम मुझे कमांड देंगे कि हाँ ये चीजें हैं तो इसमें से ये नहीं चाहिए। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि डेफिनेटली यू विल गो थ्रू, लेकिन जब डाटा अब ये तो डाटा छोटा था ना, ठीक है, मैंने मतलब सिर्फ इतने ही कॉलम्स दिए हुए थे और थोड़ी सी रोज थी, तो उसने देख लिया, मैंने भी इजीली मुझे समझ आ गई देखने से। लेकिन अगर बहुत बड़ा डाटा सेट है तो उसमें एक यूनिक का फंक्शन भी यूज़ होता है, ठीक है, एन यूनिक। तो मैं डाटा फ्रेम डॉट एन यूनिक के फंक्शन से वो मुझे बता देगा कि इस कॉलम के अंदर कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो उनसे भी आइडिया हो जाता है कि जैसे अब एन ए वैल्यूज या, यूनिक लेकिन वैल्यू इंटीजर ये वगैरह, देगा, यूनिक लेकिन वो भी, वैल्यू ये देगा, NA वैल्यूज और नॉट एप्लीकेबल ये चीजें वो देगा यूनिक में। ये जो मतलब इंटीजर फॉर्म में दी हुई है ये वैल्यूज देगा। हाँ वो सारी देगा, लेकिन उसमें भी फिर इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा होगा, तो वो सारी ही यूनिक में आ जाएंगी, तो उसका भी इतना फ़ायदा नहीं होना। लेकिन हाँ एक दफ़ा आपको गो थ्रू करने से वो आइडिया हो जाएगा कि किस हिसाब से वैल्यूज़ हैं, और उसमें मतलब CSV फाइल इधर इन द गूगल शीट, या गूगल एक्स जो एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें एक आधा दफ़ा स्क्रॉल डाउन करने से यू कैन सी के ये इनकन्सिस्टेंसी है डाटा के अंदर, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ें आपको खुद से भी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी डाटा में, क्योंकि एक दफ़ा जब डाटा आता है तो डायरेक्टली ये नहीं है कि यू विल जंप ऑन कोडिंग। डाटा जब भी न्यू आएगा आपके सामने तो आपने पहले उसको अच्छे तरीके से देखना है कि अच्छा इसमें डाटा को पढ़ना है, जो उसकी बेशक आप एक्सेल में खोलें CSV फाइल है उसको देखना है कि अच्छा उसमें ये कॉलम्स हैं, और इन कॉलम्स का मत कॉलम नेम्स जो हैं अगर उसका मीनिंग ही नहीं आपको समझ आ रहा, ठीक है, कि ये किसको रेफर कर रहे हैं, तो उसका मेटा डाटा भी पढ़ना है डेफिनेटली। वो आप बेशक पता या नहीं पता, इन ऑर्डर टू eliminate any biasness you have to read each and everything given provided with the data, जो उसका मेटा डाटा है, ठीक। तो वो भी अच्छे तरीके से रीड करके लेटर ऑन, फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा ही है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है कि डाटा को अंडरस्टैंड करना है कि वो है उसमें एक दिया क्या हुआ है, उसमें वैल्यूज किस हिसाब से हैं, और क्या जितना टाइम आप उसमें स्पेंड करेंगे उतनी ही अच्छी है आपकी लेटर ऑन, क्योंकि उतनी ही आपको सही पता चलेगा। अब मैं अगर लार्ज डाटा सेट और मैं उसमें मुझे यही नहीं पता कि उसमें इनकन्सिस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, अब वो लेटर ऑन इन्फ्लुएंस करेंगी मेरे आगे वाले रिजल्ट्स को जो मैं आगे परफॉर्म करवाऊंगी इस पे। तो ऑफ कोर्स अगर मुझे आइडिया ही नहीं होगा इस चीज़ का तो लेटर ऑन इट विल इन्फ्लुएंस माई एक्यूरेसी एट द एंड। तो जितना टाइम डाटा को एक्सप्लोर करने में उसकी प्री प्रोसेसिंग में लगा होगा उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी आएगी, ठीक। ओके मैम। ओके, यस, ओके। अब एक तो चीज़ ये थी कि न्यूमेरिकली मतलब इज नल डॉट सम किया, अच्छा ये नल वैल्यूज है,
एक और तरीका भी है। अच्छा, और इनफैक्ट मैं ये भूल गई थी कि हमारा लास्ट टाइम हीट मैप रहता था और किसी ने याद भी नहीं कराया, तो मुझे इसको देख के याद आया। ओके, सो हीट मैप में हमने ये देखना था कि हीट मैप होता क्या है। तो एसएनएस की लाइब्रेरी से हीट मैप एक बनवा रही और बीच में डाटा फ्रेम। सो बेसिकली वैसे जब अगर मैं हीट मैप कोई भी ड्रॉ करूँ तो वो मुझे क्या बताएगा, मुझे कोरिलेशन बताएगा उन वेरिएबल्स के दरमियान में। ओके, सो बेसिकली अगर मैंने हीट मैप ड्रॉ किया ना तो मुझे रोज और कॉलम वाइज यहाँ पे डाटा दे रहा है, और वो मुझे बता रहा है कि अ, कितना इनमें आपस में कोरिलेशन है। ठीक है, यानी ए का और मतलब इसकी फोर्थ रो के साथ या फिर बी वाले का इसके साथ। अब ये जो साइड पे कलर बार है ये क्या शो कर रही है कि जितना इसकी वैल्यू ऊपर इस कलर में जा रही है, इसका मतलब है कि कोरिलेशन उन दोनों के दरम्यान में बहुत ज़्यादा है। और जितना ही नीचे है यानी जीरो वाली साइड पे है, तो इसका मतलब डाटा है कि का कोरिलेशन। आपस में ही हाँ कॉलम। आपस में हाँ जी, कॉलम्स का आपस में कितना कोरिलेशन बन रहा है या रोज का। ठीक है, बेसिकली ज़्यादा ही कॉलम्स के लिए ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि कितना आपस में इनका कोरिलेशन है। ठीक, यानी कि अगर कोरिलेशन ज़्यादा हुआ, ठीक है, ये वैल्यू अगर, यानी यहाँ पे कलर वाइज भी शो हो रहा है ना। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे बिल्कुल ब्लैक आ रही है वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जीरो के करीब है। ठीक है, और इसमें इसका मतलब ये है कि उनमें आपस में रिलेशन कम है। ठीक, तो मैम हमें लेकिन कैसे पता चलेगा कलर से कि जी ये इनमें रिलेशन स्ट्रॉन्ग मतलब है, कोरिलेशन है। मींस वन स्पेसिफिक सेकेंड, कलर हमें पहले मतलब पता होगा। नहीं नहीं, एक मिनट मैं इसमें कर ही देती हूँ। हाँ, कोरिलेशन वगैरह की वैल्यूज हम अलहदा से भी निकलवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ही शो भी हो जाती हैं, तो इसको मैं एनोटेशन करवा सकती हूँ। ठीक है, अब उससे मुझे कोरिलेशन की वैल्यूज भी ऊपर दे दी हैं, कितना कोरिलेट कर रहे हैं। मैम वो ऊपर जरा इसका दिखाइएगा, कोड दिखाइएगा। यही है कि मैंने एक दो इसी के लिए वाइटिक लेबल्स को फॉल्स कर दिया, यानी यहाँ पे जो शो हो रहे थे सिर्फ एक साइड पे शो हुआ, और एनोटेट को ट्रू कर दिया। यानी जो वैल्यू एनोटेट हो जाए यहाँ पे एनोटेशन में, यानी वैल्यूज ऊपर शो हुआ इसके ऊपर, हर ब्लॉक के ऊपर। ओके। ओके, अब यहाँ पे जो बिल्कुल डार्क, यानी डार्कनेस के करीब वैल्यूज आ रही हैं, यानी वो 0 1 2 और ये मिनिमम वैल्यूज हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल ऑरेंज साइड पे यानी यहाँ पे जा रही है स्केल के मुताबिक कि 50 40 ये ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं, तो ये कलर से भी देख के हीट मैप से हमें आइडिया हो जाता है। अब कोरिलेशन ज़्यादा है या कम है, इसका मतलब यह है कि उन कॉलम्स को अगर हमने मतलब अगर दो कॉलम्स ऐसे हैं जिनका कोरिलेशन ज़्यादा हो, ठीक, और अगर मैं या व्हाइट कॉलम और एरिया रो ये शो का कर रहा है। कोरिलेशन है। ये जो व्हाइट एरिया ये क्या वाइट शो कर बिल्कुल, रहा है? नहीं नहीं, ये इधर ये बिल्कुल ऊपर। ब्लॉक के हाँ जी, इधर ये। जी जी, ये सारे जितने हैं ना, यानी कोरिलेशन कोई नहीं है, क्योंकि जितना लाइट जा रहा है ना ऊपर की तरफ, तो उतना ही वो मतलब शो कर रहा है कि ये नहीं कित है, इनमें कोरिलेशन नहीं है। वेट अ मिनट। हाँ मेरा ख्याल है बिकॉज इसने एनोटेट भी नहीं ना किया उसको, या फिर ये एनोटेट हुआ होगा, जीरो में हुआ होगा, बिकॉज ये लाइटर है, तो हो सकता है कि वन बिल्कुल ज़्यादा हो इसका। इसका आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसको मैं कंफर्म कर देती हूँ लेटर ऑन। ठीक है, इसको कल देखते हैं हीट मैप को। और ये आप अपने एंड पे भी करके है कि ये मेरे ख्याल है एनोटेट तो हो रहा है, लेकिन हम इसका कलर अगर चेंज कर दें एनोटेशन का, तो तब ज़्यादा हमें पता चल सकता है कि इसमें क्या वैल्यूज़ हैं। लेकिन इस स्केल के मुताबिक अगर लाइटर है तो मेरा ख्याल है कोरिलेशन ज़्यादा है इस स्केल के मुताबिक, क्योंकि डार्क में ज़ीरो ले रहा है। एनी हाउ, ये जस्ट मैंने एक हीट मैप शो करवाना था कि इस तरह से आती हैं वैल्यूज़। अब अगर मेरा यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ के साथ काम है, ठीक है, इसको हम हीट मैप को, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट नहीं करवाया था, तो इसके हम अपने एंड पे देख के आएंगे कि हीट मैप की किस तरह से वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये आप भी अपने एंड पे देखिएगा, तो इसको कल डिस्कस करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे इजनर वाले केस में, ठीक है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मिसिंग वैल्यूज़ को देख रही हूँ। ठीक, तो डी एफ डॉट इजनर,
और मैंने उसमें वाई टी क्लिपर्स को फॉल्स यानी एनोटेट शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पे सारी वो जितनी मिसिंग वैल्यूज है ना डीएफ की, सिर्फ उनको दे रहा है। मतलब पूरा डाटा फ्रेम जैसे पहले ले रहा था ना, वैसे नहीं है। ठीक, वो सिर्फ मिसिंग वैल्यूज को ले रहा है। अब उसने मिसिंग वैल्यूज में मैम जो आई थिंक ये जो वाइट वाला है, ये मेरे ख्याल में शो ही उसे नल वैल्यूज है। अगर हमारे पास डाटा में मिसिंग वैल्यू तो जो हीट मैप में जो वाइट एरिया है वो मिसिंग वैल्यू को शो करेगा। रेलेवेंट नहीं था, मैंने डिलीट ही कर दिया। सेकेंड, ओके। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है। चले इसको लेकिन मैं अपने पे भी कंफर्म करके नेट्रॉन फिर बताते हूँ। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि वो जीरो ही, बिकॉज उसमें स्केल के अंदर भी वो शो नहीं हो रही थी कि वाइट की तरफ किस तरफ जा रहा है वो। एनी हाउ, तो इसमें हीट मैप अगर मैं नल वैल्यूज का ड्रा कर रही हूँ जो कि हमने विजुअलाइजेशन करवानी थी, तो हाल तो हीट मैप सिर्फ कोरिलेशन बताने के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन अब हम उसको इस नल डॉट के फंक्शन से दिए डाटा फ्रेम के अंदर जितनी नल वैल्यूज हैं, जस्ट वो लेके भी करवा सकते हैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, उसने अब जहाँ यहाँ पे जो ज़ीरो वैल्यूज हैं और वन वैल्यूज सिर्फ इसने वो दी हैं दोनों। अब जो जीरोस हैं, यानी वो यहाँ पे हमें स्केल में बिल्कुल बॉटम पे आ रही हैं, और -1 यहाँ पे है। अच्छा, जो कोरिलेशन वन होता है ना, असल में जो जहाँ जहाँ वन वैल्यू आती है, वो असल में रिप्रेजेंट करती है कि कोरिलेशन ज़्यादा है। और जहाँ जहाँ ज़ीरो वैल्यूज़ है, वहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन कम है। ठीक है, 0 और 1 का ही होता है। सही, यानी कि बी का कोरिलेशन उसने यहाँ पे निकाला हुआ फर्स्ट रो के साथ, तो ये जो है ना, ये ज़्यादा है। ठीक है, 1। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक इन सब का भी उसने कोरिलेशन, यूजुअली ये कॉलम टू कॉलम चलता है, लेकिन इसमें उसने वाई क्लिपर्स को वैसे मिसिंग किया हुआ, जीरोस और इंडेक्स नंबर्स ही दे रहा था। और मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ये रोज के साथ इसको करके दे रहा है। ठीक है, नल फंक्शन से। सो जहाँ जहाँ पे भी जीरो वैल्यूज मैम हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी आपने इज एन ए लिखा है ना, तो उसका जो रिटर्न आता है ना वो ट्रू फॉल्स में आता है। हम्म। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी कॉलम्स हैं उसमें जहां जहां पे वैल्यू ट्रू है वहां पे वो वन का कॉलम वाइज। नहीं नहीं, हीट मैप पे कोरिलेशन आता है। अगर मैं ये वाली ना पास करवाऊँ और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से है। 1 मिनट। ओके, सो ये बता रहा है, जैसे यहाँ पे जीरो वैल्यू है, कॉलम ए का फोर्थ। तो यहाँ पे कॉलम ए का फोर्थ वैल्यू क्या बनती है, ये कॉलम ए और इसकी फोर्थ 1 है। गॉट इट। और वहाँ पे कॉलम ए के फोर्थ में जीरो आ रहा है, फोर्थ रो में। ओके, इसका सो मतलब ये है कि वो कोरिलेशन। यस, हीट मैप सिर्फ ओके। कोरिलेशन ही बताता है। ठीक है। और जीरो जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कोरिलेशन कम है, और 1 रिप्रेजेंट करता है कि 1 मैक्सिमम वैल्यू यूजुअली काउंट होती है। इसलिए वो पहले वाला जो हीट मैप था वो मैंने डिलीट भी कर दिया था, कि मुझे उसमें खुद भी समझ नहीं आई थी कि इसने क्या किया। और मोस्ट प्रोबेबली वो उसमें नन, जो सर ने पॉइंट आउट किया था ना कि नैन वैल्यूज हैं, तो वो डेफिनेटली उसकी वजह से सारा वो मसला क्रिएट होता है कि हीट मैप में सही विजुअलाइजेशन नहीं आती। यूजली ये जीरो से -1 ही वैल्यू होती है, और जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है। 0 से 1 के दरमियान में ही आपको वैल्यूज मिल रही होगी, कोई 0.35, कोई 0.25, इस तरह से। और ये जो जीरो वैल्यू है, यानी वो कम है, और 1 या जितना कलर के हिसाब से भी, जितना ये लाइटर वर्जन में जा रहा है उतना ही कोरिलेशन ज़्यादा है, और डार्कर वर्जन में यहाँ पे जीरो है तो कोरिलेशन कम है। जस्ट ये। और इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि अगर हमें नैन वैल्यूज़ का भी आपस में कोरिलेशन पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि
अगर ये कॉलम ये वाली रो आपस में ज़्यादा हाईली कोरिलेट कर रही है, यानी इनका आपस में कोई रिलेशन ज़्यादा है, यानी एक को छेड़ेंगे तो दूसरा भी इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से ट्रीट करवाना है कि क्या हमें उसमें जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो मैं उसको किस तरह हैंडल करूँगी। क्या मैं डिलीट करवाऊँगी तो बाकी डाटा पे किस हिसाब से फ़र्क आएगा, या फिर मैं उसको डिलीट करवाने के बजाय फिर प्रेफर करूँ कि वो मैं उसमें रिप्लेस करवा दूँ किसी और चीज़ से। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करने के मल्टीपल वेज हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब उसने हीट मैप बेसिकली ज़्यादा कोरिलेशन के लिए यूज़ होता है, ये मिसिंग नंबर्स के लिए इतना कोई अच्छा, मतलब बस इसमें कोरिलेशन समझ आ रहा है हमें मिसिंग वैल्यूज़ का आपस में। लेकिन अगर मैंने खाली सिर्फ मिसिंग नंबर्स जितने मेरे डाटा फ्रेम में हैं, मैंने उनको विजुलाइज करवाना है, तो ये कि मिसिंग नो की एक अलग से ठीक है कमांड है, MSNO के नाम से मैं से करवा लूँगी इंपोर्ट, एक अलग से लाइब्रेरी है, ठीक। और उसके बाद मैं डाटा डॉट इन्फो में यहाँ पे मुझे वो काउंट सारा देना है कि नॉन नल वैल्यूज़ कितनी है, काउंट कितना है, ठीक है। तो इससे अब जब मैं उसमें विजुलाइज करवाऊंगी ना बार चार्ट उस पूरे डाटा फ्रेम का, तो उसने क्या किया है, मुझे कॉलम वाइज ये इस साइड पे जा रहा है काउंट ऑफ वैल्यूज 0, 1, 7, 8, 3, 56 और 891 तक, क्योंकि टोटल वैल्यूज यहाँ पे तकरीबन जो मैक्सिमम बन रही होंगी ना, जो मैक्सिमम किसी भी कॉलम की वैल्यू बड़ा जो नॉन नल वैल्यू है, यानी एन वैल्यू के अलावा जो मतलब सही ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो 891। अब अगर मैं इन्फो वाले में से भी देखूँ ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो यूनिक वैल्यूज हैं, यानी पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास, नेम्ड और सेक्स के कॉलम में सारी 891 यूनिक, मतलब इनमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। एज के कॉलम में 714 नॉन नल वैल्यूज है, यानी बाकी की जो है वैल्यूज वो सारी मिसिंग वैल्यू है। मैम आपका कोई क्वेश्चन है मैम इमन? नो मैम। ओके, ऑलराइट। एज के कॉलम में कब मिसिंग है? मतलब अच्छा, अगर उसको उसको ऊपर से कंपेयर किया जाए, ठीक है ठीक है, हाँ तो ऊपर ठीक वाला है, जो यानी वैल्यू दी है, मतलब सपोज जैसे 891 सेक्स में दी हुई है, तो वो नीचे वाले को भी उससे कंपेयर कर रहा है कि कितना डिफरेंस है। उसने रेंज आईडीज बताई हुई ना कि टोटल 891 है, ठीक है, यानी 0 से 890 है। अब वो ये बता रहा है कि मतलब उसने सबकी जो नॉन नल वैल्यूज हैं वो बताई हैं यहाँ पे, राइट। तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे 714 नॉन नल वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी एन वैल्यूज हैं, मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल एट नाइन्टी अच्छा, वन ये है। नॉन नल वैल्यूज बता रहा है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज इन्फो के डॉट इन्फो से मुझे नॉर्मल वैल्यूज बता रहे हैं, तो एक ये कि 714 नॉर्मल वैल्यूज हैं इसमें, यानी कि बाकी कुछ हंड्रेड्स में वैल्यूज जो हैं वो एन है। और एक यहाँ पे एक कैबिन का कैबिन के कॉलम है। भी। हाँ, और अब कैबिन में देख के पता चल रहा है कि भाई अगर 204 नॉर्मल है तो यानी 891 बाकी जितनी है इतनी सारी वो नैन वैल्यूज हैं, यानी बहुत ज़्यादा नैन वैल्यूज हैं यहाँ पे एन। और यहाँ पे इम्बाग्ड के केस में सिर्फ दो वैल्यूज कम है, ठीक है, यानी नॉन नल है। लेकिन इसी चीज़ को बजाय इसके कि इतना ज़्यादा डाटा और मैं इस तरह से देखूँ और मुझे पता चले कि एज, कैबिन और इम्बाग्ड के कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं, मैं इसको ये इस तरह से ड्रॉ करवा सकती हूँ MSNO मिसिंग नंबर की लाइब्रेरी से। और उसने मुझे क्या किया, सारे जितने वाइज कॉलम्स थे ना, उसने मुझे उन सबको विजुलाइज करवा दिया। अब टोटल उसने इस साइड पे रखा है 891 तक, ठीक है, राइट। अब उसने टोटल जहाँ पे वैल्यू काउंट था वो 891 है, और उसने उस हिसाब से यहाँ पे जिन जिन की वैल्यूज नॉर्मल वैल्यूज जितनी थी ना वो उसने रिप्रेजेंट करवा दी है। तो अब इसको देख के ही पता चल रहा है कि एज में हाइट कम है और कैबिन में कम है और इम्बार्क में थोड़ी सी कम है दूसरों तो के मैम इसमें, जब इस और तरह से बाकी हमें सारे पता ठीक। चल रहा है कि जी ये वैल्यूज कम है, मतलब इस तरह से नॉन वैल्यूज हैं, तो फिर हम उनके लिए क्या करेंगे? हम उनको इक्वल लाने के लिए कुछ खुद से डाटा उसमें स्टोर करवाएंगे, क्या करेंगे? अब इसमें वैसा नाइस क्वेश्चन इनफैक्ट, और यही मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट का अलग सा पूरा टॉपिक है कि हमने कैसे अब मिसिंग वैल्यूज, अब हमें नजर तो आ रहा है अब यहाँ पे गैप कम है दो, यहाँ पे जो वैल्यूज कम है सिर्फ अ, इसके ऊपर ये जो इम्बार्क्ड वाला लास्ट कॉलम है,
तो इनको तो फिर भी हम ट्रीट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैबिन का पूरे कॉलम ही मिसिंग है, तो इसमें मैं कैसे ट्रीट कराऊँ? यानी एक तो तरीका ये है कि मैं इसमें जो एन एन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो रोज़ हैं, तो एक तरीका ये होता है कि मैं वो सारी डिलीट ही कर दूँ। ठीक है, वो सारी रोज़ ओवरऑल डाटा में से डिलीट हो जाएंगी, तो सबकी लेंथ ही इतनी हो जाएगी, राइट? वो ऊपर वाली सारी रोज़ ही डिलीट हो जाए। ठीक है, जहाँ जहाँ पे तो फिर नीचे वाले एज के केस में क्या कॉलम है। करेंगे कैबिन वाले में? ये तो चले हो गया, तो कैबिन हाँ वाले में तो सारा डाटा ही जाएगा। हाँ, हाँ, तो इसी चीज़ को हमने देखना है कि हमारा जो मेजर थीम है डाटा एनालिसिस का, उसमें क्या है, कैबिन का कॉलम रिक्वायर्ड है या नहीं। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे कैबिन का कॉलम रिक्वायर्ड ही नहीं है, मतलब ये अब मैं देखूंगी कि कैबिन का कॉलम ही नहीं रिक्वायर्ड, तो मैं सिर्फ इसी कॉलम को निकाल दूँ, बाकी सारे एज इट इज। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा, मतलब अब मेरे हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर फर्ज करें कि मैं कोई ऐसा, मतलब मेरा हाइपोथेसिस है, मैं इस चीज़ का आंसर निकालना चाह रही हूँ कि कोई स्टेटस वाइज, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज के मिडिल क्लास के पैसेंजर्स कौन से थे या लोअर मिडिल क्लास के, तो हो सकता है कि उसमें अब कैबिन का वैल्यू, क्योंकि कैबिन ये बता रहा है ना कि मतलब उनको कौन सा अलॉट किया गया था, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि इसकी सिग्निफिकेंस हो, ताकि मैं फाइनेंशियल स्टेटस देख सकूं, ठीक है, पी क्लास के साथ या दूसरे, ठीक है, जो वैल्यूज थी, ताकि उससे मुझे आइडिया हो सके कि अगर किस पार्ट पे सर्वाइवल रेट ज़्यादा था टाइटैनिक में, क्योंकि टाइटैनिक का डाटा सेट है, तो उस केस में हो सकता है कि कैबिन की सिग्निफिकेंस हो इस कॉलम की जितना डाटा है। तो वो मेरे अगेन इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ का सोल्यूशन निकाल रही हूँ, ठीक है। और अगर ऐसे केस में कि जिसमें हो सकता है कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो किसी सर्टेन कैटेगरी को प्रॉपर या किसी अलग से क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ठीक है, तो क्या मेरे लिए वो सारी की सारी अगर मैं हटा दूंगी, तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरी डाटा वैल्यू किसी एक को जो रिप्रेजेंट कर रही थी ना, किसी एक बंदे को या पूरी कैटेगरी ग्रुप को, वो सारी हटा दी है वैल्यूज, तो डाटा जो है ना ओवरऑल बायस्ड हो जाएगा। सो इस इन सब चीज़ों को कंसिडर करके हम ट्रीट करते हैं कि क्या हमें पूरा कॉलम डिलीट कर देना चाहिए, या फिर थोड़ी सी रोज़ है शायद वो डिलीट कर दें, या फिर एक और तरीका ये होता है कि उसकी जगह पे कोई और वैल्यू ऐड कर दें, मतलब इम्प्यूटेशन कर दें, ठीक है, मतलब जितनी एन एन वैल्यूज़ हैं उसकी जगह पे अ, हम कोई ऐसी वैल्यू ऐड करें कि जिससे ओवरऑल डाटा पे भी कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। मैम से तो हम वो खुद चीज़ें ही हम assume देखें। करेंगे ना, फिर तो हम खुद ही अज्यूम करेंगे कि इस तरह के हम खुद से वैल्यूज डालेंगे, तो वो फिर नहीं, डाटा पे उसमें इफेक्ट हम फिर ये करेगा उसका। नहीं नहीं, उसमें हम देखते हैं कि मेन या मीडियन से फिल कर दें, ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्टली हम एक वैल्यू ले लेते हैं 0 या -99, एक -99 की वैल्यू भी हमने एक रखी होती है कि उसमें -99 फिल कर दो, ठीक है, वो एक एक्सट्रीम पे चल जाए, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस फिर नहीं आता, ठीक है। और मगर इस केस में जैसे कैबिन का केस है, तो इसमें भी हम रिप्लेस करवाएंगे ना ओवरऑल अगर सारी वैल्यू से, तो वो तो एक एंटायरली न्यू ही मतलब डायमेंशन मिल जाएगा डाटा को, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं, ठीक है। तो उन सबको रिप्लेस करवाने का मतलब ये है कि हम कोई भी वैल्यूज में मतलब प्रॉपरली रिप्लेस नहीं करवा सकते, इसके लिए ये ऑप्शन नहीं है। सो हम देखेंगे कि अगर इसमें कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है डाटा सेट पे, तो हम इस कॉलम को ड्रॉप करवा दें, वो ज़्यादा बेहतर है उस केस में। तो मैम अगर सपोज नहीं ये ड्रॉप करवा, ये अगर करवाते हैं तो बाकी हमारा सेट डाटा सेट जो उस पर इफेक्ट आएगा, तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे? फिर इसको रखना पड़ेगा, लेकिन हम देखेंगे कि ग्रुप बाय करके इसमें कुछ विजुअलाइजेशन या जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसमें ऑफ कोर्स फिर एक्यूरेसी भी कंप्रोमाइज़ आता है, लेकिन यूजली मतलब ड्रॉप ही होते हैं ऐसे कॉलम्स हम्म। जो जिनमें इतना कम डाटा हो। यस, ओके। अब एक तो ये था कि बार फॉर्म में, बार चार्ट की फॉर्म में नज़र आ गया, दूसरा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। ये जस्ट एक पोजिशनल इंफॉर्मेशन पता चल रही होती है कि कहाँ कहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है। अब जैसे यहाँ पे टोटल जितनी रोज थी, ठीक है, 891 कॉलम्स में, उसने सबको यूं मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया, यानी उसने ऊपर तक ले गया है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी वाइट लाइंस है ना, जहाँ जहाँ वाइट लाइन है इसका मतलब है वहाँ वहाँ पे एन एन वैल्यू है, ठीक है, मिसिंग तो मैम वैल्यू है वहाँ वहाँ पे, डाटा तो में इस हमें कैसे पता चलेगा कहाँ इतनी वाइट वैल्यूज है, किस कॉलम में है किस में नहीं? फिर इंडिविजुअली उसको हम देखना पड़ेगा। अब देख रहे हैं अगर इस तरह से हम ले रहे हैं, तो वो जहाँ जहाँ वाइट है, अब वो फिर हमें कॉलम भी शो करवाए करना पड़ना है, मतलब वो ऊपर वाला ज्यादा बेहतर नहीं है?
हाँ डेफिनेटली वो बेटर है, लेकिन ये जस्ट इस चीज़ पे जस्ट एक विजुलाइज करवाने के लिए बस है कि अब जैसे मतलब हमें ये आइडिया हो सकता है कि ये थ्रो आउट यही है, या फिर अब जैसे इम्बार्ट के कॉलम में हमें जैसे पता था कि सिर्फ दो वैल्यूज है मिसिंग, राइट? तो एक बिल्कुल स्टार्टिंग पे है और एक बिल्कुल एंड पे है, बीच में नहीं। सो अगर वैल्यूज कम हो एन वैल्यूज, तो उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि मिसिंग वैल्यू कहाँ पे एग्जैक्टली लाई कर रही है। जैसे यहाँ पे सिर्फ दो लाइन्स हैं क्योंकि बाकी के डाटा में सिर्फ दो एन वैल्यूज थी, तो बिल्कुल एक स्टार्टिंग पे है और एक बिल्कुल एंड पे है। ठीक है, तो हम हमें लोकेट करना बस जस्ट एक आइडिया लेने के लिए, ठीक है, कि कहाँ पे पोजीशन है, तो ये एक मैट्रिक्स है। यूजली यूज़ नहीं होता, यूजली वो मिसिंग नंबर वाला बार चार्ट यूज़ होता है विजुलाइज करवाने के लिए। लेकिन दैट्स अनदर थिंग कि हम पोजिशनल भी वैल्यू फाइंड, पोजिशनल पोजिशन थोड़ी सी आइडिया ले सकते हैं उससे। ठीक है, अब जैसे कैबिन के केस में क्योंकि वैल्यूज ही एन एन बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इसमें वाइट ही नज़र आ रहा है ज़्यादा। गॉट इट? ओके, इसी तरह से एक हम मैट्रिक्स में एक अलग से उसने डाटा फ्रेम बनाया हुआ था, उसने उसको भी रिप्रेजेंट करवाया। वो जो डाटा फ्रेम था ऊपर जो मैंने डीएफ के नाम से बनाया था, उसमें कम वैल्यूज थी ना, ये ऊपर ये वाला था, राइट? और इसको मैंने क्लीन किया था, ठीक है ना? अगर मैं इसको ही बल्कि वहीं पे करवा लेती विजुलाइज। ओके, सो अब ये वाला क्योंकि डाटा सेट छोटा है, ठीक है, तो इसलिए उसका उसका जब मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ करवाया है, तो वो ज़रा मुझे ज़्यादा विजुअली लाइक, क्योंकि कम वैल्यूज़ हैं इसमें, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लाइक उसमें मैट्रिक्स में मुझे बार शो हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी मुझे ये पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ वाइट वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे जो डाटा है वो मिसिंग है। ठीक है, जस्ट एक दूसरा डाटा फ्रेम उसने विजुअलाइज करवा दिया जिसमें कम वैल्यूज थी, जस्ट 4 रोज, सॉरी 5 रोज और इतने से कॉलम्स। ठीक। ओके, अब इसमें मिसिंग नंबर से हम एम एस एन ओ की जो मतलब मिसिंग नंबर की जो हमारी लाइब्रेरी थी उसमें भी हीट मैप इसका भी ड्रॉ करवा सकते हैं, यानी डाटा का जो टाइटैनिक का हमारा था उसमें उसने कुछ कॉलम्स, अब इसमें मिसिंग नंबर की क्योंकि मैंने देखा ना, पहले हीट मैप में बना रही थी तो वो पूरे डाटा का था, ठीक है, वो पूरे डाटा के जितने कॉलम्स थे उन सबको ऐड कर रहा था। लेकिन एम एस एन से वो सिर्फ उनको ऐड करेगा जो कि मिसिंग नंबर वाली हैं, ठीक है। जैसे हमें पता था कि एज, कैबिन और इम्बाउट के कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं, सो सिर्फ उसने उन्हीं कॉलम्स को लिया है और वो मुझे इसका हीट मैप बना के दे रहा है। तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया क्योंकि अगर मैं सिर्फ मिसिंग वैल्यूज को देखना चाह रही हूँ और उसका कोरिलेशन आपस में, तब उसने दोनों साइड पे कॉलम लेके, अब मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो रहा है कि आपस में इनका कौन से मतलब ऐसे कॉलम्स है जिनका कोरिलेशन से आता है। अब जितनी वैल्यू यहाँ पे डार्कर साइड पे आ रही है स्केल के मुताबिक 1 आ रही है, तो इसका मतलब ज़्यादा कोरिलेशन है, यानी ब्लू के करीब करीब यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे लाइटर वाली वर्जन में आ रही है, और यहाँ पे नीचे वो -1 वैल्यू, यानी कि कम है कोरिलेशन। तो अब यहाँ पे इस केस में कैबिन के में कैबिन और एज का क्या कोरिलेशन बन रहा है? जी, क्या वैल्यू आई है अगर हम देखें कि कैबिन और रेंज की? मैम नहीं पता चला। देखे ना, इसको सामने देखें, एज और कैबिन का जो कॉलम है इसमें 0.1 कोरिलेशन वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 0 से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी 1 1 मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कम, बहुत ही कम कोरिलेशन है, सही। और ये ऑलमोस्ट 0 ही है, और यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, तो यानी कि इसमें भी बहुत ही कम कोरिलेशन है, सही। तो और इसके अलावा जो कैबिन और कैबिन है, यानी उसने दोनों साइडों पे सेम कॉलम है, तो वहाँ पे बिल्कुल वाइट हो गया है। मतलब कि कोरिलेशन है ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि नन वैल्यूज है ना ज़्यादा। या फिर ये 1 सेकेंड, हाँ इसमें वैल्यूज ही नहीं है ज़्यादा। इस तरह से इम्बाक्ड का भी इसके साथ कोई कोरिलेशन नहीं है इनके साथ, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आई। सो इस तरह से मुझे आइडिया हो सकता है कि
आपस में कोई कॉलम्स का अगर कोरिलेशन है तो मुझे इसके अगर मैं एक कॉलम डिलीट कर रही हूँगी, फर्ज करो यहाँ पे कैबिन और इम्बार्क्ड का कोई 1 में आ जाता है वैल्यू, ठीक है, तो 1 में आती है ना वैल्यू या 1 के करीब होती है, यानी कि कोरिलेशन बहुत ज़्यादा होता, तो फिर मैं कैबिन का कॉलम डिलीट ना करती। लेकिन आपस में इतना कोरिलेशन नहीं बन रहा, तो फिर शायद मैं इसे सोचूं कि मैं डिलीट करवा सकती हूँ, ठीक है। सो इस तरह से भी हम, और बाकी अगर पूरे डाटा सेट पे देखें तो कोरिलेशन की वैल्यू से इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें इस अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है कोरिलेशन की तो मैं उसे डिलीट करते हुए आई विल बी रिलक्टेंट, राइट। इसी तरह से पूरे डाटा फ्रेम का उसने ये दूसरा जो डाटा फ्रेम पैरेलल में लिया हुआ था टाइटैनिक के अलावा, उसको भी उसने हीट मैप ड्रा किया। सो यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको, ये तो बहुत इजी सा था, यस राइट। मैम। ओके, तो अभी बस थोड़ा सा ही ये जस्ट मिसिंग वैल्यूज का इंट्रो वगैरह था, ठीक है, कि हम विजुलाइज कैसे करवा सकते हैं मिसिंग वैल्यू को, ठीक है, और हम इवन के इसमें ये भी वैल्यूज पास करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे डाटा काउंट और मिसिंग वैल्यूज के नाम से मिसिंग वैल्यू बाय कॉलम के नाम से हमने एक वेरिएबल पास करवाया, ठीक है, कि जिसमें मैं ये विजुलाइज करा रही हूँ कि कितना जो मिसिंग वैल्यूज का सम है वो बता दे कॉलम वाइज, ठीक है ना। तो उसने बता दिया कि एज के अंदर 171 और इस कैबिन के अंदर 682 और बाग में सिर्फ 2 एन वैल्यूज है, ठीक। और मैं इस तरह से भी कंडीशन दे सकती हूँ कि अगर 2 से या 10 से ज़्यादा इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं सिर्फ वो वाली डिस्प्ले करवाओ। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ 0 लिखा है तो 0 से ज़्यादा जितनी भी थी उसने रिप्लेस करवा दी, यानी अगर मैं 3 लिखूँ, ठीक है, कि सिर्फ उतनी वैल्यूज, मतलब मैं कोई थ्रेश होल्ड दे रही हूँ कि 3 से ज़्यादा अगर मिसिंग वैल्यूज हैं डाटा में सिर्फ वही डिस्प्ले करवाओ। तब वो उसने इम्पैक्ट के निकाल दिए बिकॉज इम्पैक्ट की 3 से कम थी, 2 थी सिर्फ एन वैल्यूज। सो इस तरह से थ्रेशोल्ड देख के भी मैं, अगर मुझे लगे कि मेरे डाटा के लिहाज से अगर हम, क्योंकि कुछ नैन वैल्यूज तो स्टिल रहेंगी ही रहेंगी, तो मैं एक थ्रेशोल्ड दे दूँ कि चलो इतनी वैल्यूज हैं तो फिर रहने दूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर उससे ज़्यादा आ रही हैं तो फिर मैं उसे अ, मतलब कि उसको कंसिडर करूँगी कि ये मेरे डाटा को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो इस तरह से मैं डिस्प्ले करवा सकती हूँ कोई कंडीशन दे के भी, जैसे